पेज 184 टॉपिक है कॉमन साइज बैलेंस शीट और नीचे सर लिखा हुआ प्रिपेयर कंपैरेटिव लिखा हुआ, उसको करके कॉमन साइज कर लेना। क्वेश्चन लिखा हुआ प्रिपेयर कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव करके वहां पे लिख दीजिए कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी और पर्टिकुलर्स के कॉलम में सारी आइटम बैलेंस शीट की दे रखी है लेकिन बिना हेडिंग सब हेडिंग के, तो हमें इसको प्रॉपर तरीके से हेडिंग सब हेडिंग में लिखना। क्यों हो जाएगी पहली हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी, जो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी सेट होती थी वही अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज के नाम से आती है क्योंकि कंपनी में इक्विटी शेयर्स होते ही। उसके बाद सर पहली मेन हेडिंग हमारी शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर दो आइटम आती हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर इस क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा होता तो हम नहीं लिखते, इसके जितने आइटम दे रखे हो उतनी आइटम लिखनी है, कंप्लीट सारे आइटम नहीं लिखने। तो ध्यान रखना हमें पुराना वाला ईयर पहले लिखना है, करंट वाला ईयर बाद में लिखना है। पुराने वाले ईयर को प्रीवियस ईयर नाम दे रहे हैं और करंट ईयर को करंट ईयर नाम दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर नहीं, नेक्स्ट ईयर को चेंज मतलब करंट ईयर जो कि बाद वाला ईयर है, पुराने वाले ईयर को प्रीवियस ईयर नाम दे रहे हैं। क्वेश्चन में सीक्वेंसिंग कैसे भी हो सकती है, पुराना ईयर पहले या पुराना ईयर बाद में, लेकिन हमारे आंसर में हमेशा पुराने वाला ईयर पहले और नया वाला ईयर बाद में। रिजर्व्स एंड सरप्लस, लास्ट के दो कॉलम आपको सॉल्व नहीं करने हैं, नया कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा इसलिए ब्लैंक छोड़वाया हुआ है। नेक्स्ट आइटम दे रखे सर इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कौन सी हेडिंग इसके लिए? सेकंड नंबर डाल रहे हैं यहां पर हम नॉन करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर पहली और एक ही है इसके अंदर तो सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। पहले अमाउंट कौन सा लिखना है? 15 लाख और उसके बाद 16 लाख। इसके बाद तीसरी आइटम सर करंट लायबिलिटी, ये हमारी मेन हेडिंग है और इसकी सब हेडिंग का अमाउंट नहीं दे रखा, सीधा सीधा मेन हेडिंग का ही अमाउंट दे रखा, तो वही लिखना होगा हमें। लास्ट ईयर 4,50,000 और करंट ईयर 5 लाख। कंप्लीट हो जाती है सर यहाँ पर हमारी लायबिलिटी साइड। कुल कितना आ रहा है बताएं? 54,50,000। नेक्स्ट 52 लाख। यहाँ पर रुकते हैं, इतना नोट करके रुकते हैं। देखिए अमाउंट को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट कर दें तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाती है। जैसे कि तो फाइनेंस मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कि अगर आप यंग एज में हैं तो आपको अपना पैसा कितनी जगह कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे सिखाया जाता है कि 70% आपको अपना पैसा इक्विटी में मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, 20% आपको अपना पैसा फिक्स्ड इनकम ग्रुप जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, एफडी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए और 10% आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कमोडिटी मार्केट जैसे कि गोल्ड। अब परसेंटेज में बताने से क्या फायदा हुआ सर? मान लीजिए आप कहते हैं सर मेरे पास 10 लाख रुपए है तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ,
मैं कहूँगा भाई 7 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लो, 2 लाख रुपए की एफडी खरीद लो और 1 लाख रुपए गोल्ड खरीद लो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा सर, क्योंकि इक्विटी में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आती है। कम एज वाले पर्सन को रेडी नहीं पैसा चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि अभी उसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगी, उसको रिक्वायरमेंट कब होगी पैसों की, जब उसकी अर्निंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, जब उसकी रिटायरमेंट की जाएगी। अगर यही पॉलिसी अगर मैं कहूँ कि किसी रिटायर्ड पर्सन के लिए, तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाती है, फिक्स्ड वाले में 70%, इक्विटी वाले में 20%, ये एक्सचेंज होती है। रिटायर्ड पर्सन को रेगुलर इनकम चाहिए, उसकी पॉलिसी बदल जाती है। आप कहते हैं मेरे पास 20 लाख रुपए मैं क्या इन्वेस्ट करूं, तो मैं बार-बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो बार-बार कैलकुलेट करने के बजाय मैंने सीधा-सीधा परसेंटेज बता दी, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो जितना आपके पास पैसा। अब बात करते हैं सर कंपनी की, मैं टॉपिक क्यों छेड़ रहा हूं कंपनी के लिए। सर कंपनी में जितना पैसा है वो शेयर से, मान लीजिए कंपनी में 1 करोड़ रुपए रखा हुआ है, शेयर से 50 लाख, लोन से 30 लाख और करंट लायबिलिटी से 20 लाख, इस तरीके से 1 करोड़ रुपए आया। सर एप जो लायबिलिटी साइड है ना, इसको सोर्स ऑफ फाइनेंस भी कहते हैं, और एसेट्स को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस, मतलब हम पैसा अप्लाई कर रहे हैं, वो एसेट साइड है, यहाँ पैसा लगा रहे हैं। सोर्स मतलब जहां से पैसा जनरेट कर रहे हैं, जहां से हमारे पास पैसा आ रहा है। तो लायबिलिटी साइड हमें पैसा अरेंज करके देती है, और एसेट साइड वो है जहां हम पैसा लगाते हैं। तो अब एक इन्वेस्टर ये जानना चाह रहा है कि कंपनी में, एक बिजनेस में, एक कंपनी ने कितना पैसा कहां से लाया होगा। इस कंपनी को देख लीजिए सर, ये 50 लाख यहाँ से, 20 लाख यहाँ से, 20 लाख यहाँ से, यहाँ तो 3 आइटम है, यहाँ पे 4 आइटम है। एकदम से क्विकली ये बता पाना कि कहां से ज्यादा कहां से कम, कितना ज्यादा कितना कम, थोड़ा सा मुश्किल है। अगर ये परसेंटेज के फॉर्म में बताया जाए तो सर 50% पैसा इक्विटी से, 30% लोन से और 20% करंट लायबिलिटी से। तो कंपनी को अभी हम क्लियरली सर बोल सकते हैं कि कंपनी अच्छा है क्या बुरा, क्योंकि हम इसको कंपेयर करें अगर प्रीवियस ईयर से तो पता लग पाए। मान लीजिए लास्ट ईयर, अच्छा ये देख लीजिए, ये है 2018 और ये है 2019, ध्यान से देख लीजिए। 2018 में इस कंपनी ने जितना पैसा था, टोटल पैसे का 50% शेयर से ला रखा था, 30% लोन से, 20% करंट लायबिलिटी से। इस साल की पोजीशन ये है कि 40% पैसा शेयर से, 40% लोन से और 20% करंट लायबिलिटी से। इसका मतलब कंपनी कर क्या रही है सर, शेयर्स को कम करके लोन बढ़ा रही है। ऐसे ही कर रही है कंपनी, शेयर्स को कम करके लोन बढ़ा रही है, तो ये नेगेटिव साइन हो गया सर, कंपनी में लोन बढ़ रहा है, रिस्क बढ़ रहा है। तो अगर मैंने पैसा लगा रखा है, मैं उस पैसे को निकाल लूंगा, शेयर्स बेच दूंगा। अगर मैं लगाने वाला हूं तो नहीं लगाऊंगा, ठीक बात है। तो ये परसेंटेज, ये जो परसेंटेज निकाली है ना 18 के अलग 19 के अलग, ये वाला काम करना है हमें इसमें। कम क्या रहा हूं सर मैं, टॉप कैटेगरी सीख रहे हैं सर। कॉमन साइज का मतलब क्या हुआ कि सबका साइज कॉमन कर रहे हैं, सबका बेस कॉमन कर रहे हैं। जैसे कि हमारे मार्क्स में किया जाता है, तो 40 में से 35 नंबर है, एक के 60 में से 50 नंबर है, पता नहीं लग रहा किसके ज्यादा। सबका बेस कॉमन कर देते हैं 100, सबको आंसर देते हैं परसेंटेज में। तो अब कंपेयर कर पाएंगे सर, इसकी मान लीजिए 80% है, इसकी 85% है, तो इसकी परसेंटेज ज्यादा। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना मतलब कि सबका बेस कॉमन कर देना, विच इज 100, सो दैट हम इजीली कंपेयर कर पाए कि कितना परसेंट पैसा कौन कहां शिफ्ट कर रहा है, कहां से शिफ्ट कर रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं सर, टोटल इतना पैसा कंपनी में लगा हुआ है, कंपनी ला रखा है, कुछ पैसा शेयर्स इशू करके, कुछ पैसा अपनी सेविंग करके, रिजर्व्स में जोड़ करके, कुछ पैसा लॉन्ग टर्म लोन ला करके, और कुछ पैसा उधार में कुछ टाइम के लिए गुड्स उधार लेकर, क्रेडिटर्स होता है मेनली इसके अंदर। तो 4 जगहों से पैसा आया इस कंपनी के पास। लास्ट ईयर भी 4 जगहों से पैसा था, इस साल भी 4 ही जगहों से पैसा। अब मुझे ये चेक करना है बेसिकली कि कितना परसेंट पैसा हमने कहां शिफ्ट करा, चेंज करा। तो 2018 का हम यहां निकालने हैं कॉमन बेस 31 मार्च 2018, यहां रुपीस का साइन है, यहां परसेंटेज का साइन है, क्योंकि बेस हमें कॉमन करना है और बेस परसेंटेज में हमेशा 100 आता है, बेस 100। अभी समझ लीजिए, ध्यान से देखो, समझ लीजिए कि टोटल पैसा इतना है और 4 जगह बटा हुआ है, तो कितना परसेंट बटा हुआ ये निकालना। 25,54,50,000 का कितना परसेंट है, ये कैलकुलेट करके यहां लिख देना इसी के सामने। 10 लाख अपॉन दिस इंटू 100, 10 लाख के सामने। 15 लाख अपॉन दिस इंटू 100, 15 लाख के सामने। 4,50,000 अपॉन दिस इंटू 100,
450 के साथ ये करके हमें पता लग जाएगा कि मान लीजिए टोटल पैसा 100 रुपया मेरे पास, तो मैं कहां से कितना पैसा हुआ कैलकुलेट करें। आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर इसमें ना लिखना, ध्यान से बनाना है। $25 लाख अपॉन 54 लाख 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेट ऐसे करना है कि आपको सभी कैलकुलेट करें, वेट ना करें, बताएं कितना है। $45.9 45.9 यार आपका किसी का मैच कर रहा है जिससे 45.8 आ रहा है। ये आपका मैच 45.9 मैच कर रहा है आपका 8 आ रहा है। 8 आ रहा है 45.8 तो 45.08 आएगा। 45.8 8 आ रहा है। तो मैंने एक डेसिमल आगे बढ़ा दिया। चलिए नेक्स्ट 10 लाख अपॉन 54 लाख 50,000 into 100। Yes, sir. 99.8 Yes, sir. तो 0.2 का फर्क है, बढ़ाना पड़ेगा ना, यहाँ पे 3 कर लो। टोटल चेक करके देखना है आपको, 100 से अगर बहुत ज्यादा गैप आ रहा है तो कोई ना कोई आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है परसेंटेज में। अगर 100 के आसपास आ रहा है तो आप जैसे हल्का फुल्का कम है तो हल्का फुल्का बढ़ा दो, कहीं बढ़ा सकते हैं आप। बाकी आपने खुद कैलकुलेट करा होगा कि जैसे यहाँ पर 8 के बाद क्या आ रहा था, 4 के बाद क्या आ रहा था, उस अकॉर्डिंग आपको बढ़ाना है। जैसे 8 के बाद यहाँ पर 5 है तो इसको 9 बना दो, 8 के बाद अगर 4 या 4 से छोटा तो इसको 18 है दो। इस तरीके से आपको राउंड करना है। डेसिमल के बाद अगर एक आध डेट का फर्क है तो उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। जैसे मान लीजिए किसी ने यहाँ पे 5 लिखा है, किसी ने 6 लिखा है, बाकी सब कुछ सही, उसको दोनों को पूरे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि राउंड ऑफ में ऊपर नीचे हो सकता है किसी किसी में। ऐसे नहीं बढ़ा सकते। हाँ जी, ऐसे नहीं बढ़ा सकते। नहीं डेसिमल की ना बात तो देखो, आपने वैसे डेसिमल मुझे बताया था 1 डिजिट का, लेकिन डेसिमल के 2 डिजिट तक आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। डेसिमल के बाद आपको सॉल्व करना है एटलीस्ट 2 डिजिट तक, भले 0 आ रहा हो 0 लिखो, ठीक है। चलिए सेम काम करेंगे साइड साइड में, आ जाइए। अच्छा तो 19 पर आएगी, 19 पर आ जाओ। ध्यान रहे कंपैरेटिव बैलेंस शीट में क्या कर रहे थे हम चेंज दिखा रहे थे कि पिछले साल से इस साल कितना चेंज हुआ। इस बार कॉमन सबका साइज अलग अलग कर रहे हैं तो हम चेंज नहीं दिखा रहे। जब 18 सॉल्व कर रहे थे तो सिर्फ 18 की अमाउंट पर ध्यान दिया था। अब 2019 सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ 2019 की अमाउंट पर ही ध्यान देना है। 18 को देख लेंगे तो क्या करना है आपको, 25 लाख अपॉन 52 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। शुरू हो जाएगी। $25 lakh upon 52 lakh multiplied by 100। इसका है 48.7।
48.07 वही सर 48.07 तो सर्विसेज राउंड ऑफ करके 48.1 कर सकते हैं 07 मैंने कहा ना डेसिमल के बाद एटलीस्ट 2 रेट तक लिखें, है ना। Next 6 lakh upon 52 lakh multiplied by 100. 11.53 तो simultaneous है. 11.53 yes sir Next 16 lakh. 16 lakh upon 52 lakh multiplied by 100. अब देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट आंसर जल्दी दे रहे हैं, काफी आंसर एक बार भी नहीं आया है। स्पीड देखो, कंपेयर करो, ये स्टूडेंट जल्दी पेपर कर लेगा। लाख अपॉन 52 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 बताइए कितना है? 30.76 yes sir थोड़ा चेक करें जी, लास्ट वाला कैलकुलेट करें। तो 99.97 आ रहा है पॉइंट 9.6 समथिंग होता है ठीक है यहाँ फोर कर देते हैं। कंपेयर करें सर एक बार दोनों को। कि सर लास्ट ईयर हमारे टोटल पैसे का 45% शेयर कैपिटल से था, इस बार 48% शेयर कैपिटल से, जबकि शेयर्स में चेंज नहीं, मतलब हमने शेयर्स इशू नहीं करे, कुछ और कोई और में जगह चेंज आया, उसमें इम्पैक्ट पड़ा है। टोटल की वजह से इम्पैक्ट पड़ा। सर रिजर्व 10 लाख का था, 6 लाख का हो गया, 18% की जगह 11% रह गया, तो ये नेगेटिव। तो रिजर्व का बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रिजर्व इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसकी कोई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है, ना कोई डिविडेंड देना है रिजर्व पर, ना कोई इंटरेस्ट देना है। इस वाले पर सर हमें डिविडेंड देना है, इस वाले पर इंटरेस्ट देना है। ये भी हमारा इंटरेस्ट फ्री है, करंट क्रेडिटर्स इंटरेस्ट फ्री होते हैं, लेकिन ज्यादा पेमेंट डिले करना रेपुटेशन खराब करता है और आगे जाकर उधार मिलने में दिक्कत आती है, प्लस महंगे मिलते हैं। हमेशा अगर पेमेंट अर्ली करते हो तो आपको रेट भी सस्ते मिलते हैं और कैश डिस्काउंट में मिलता है, तो यहाँ पर ये नुकसान हो जाता है। लेकिन रिजर्व ऐसी चीज है, यहाँ पर कोई लॉस नहीं होता, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ पे नहीं करना होता। ये बढ़ना चाहिए, ये घट रहा है तो नेगेटिव सेंस हो गया। 27% की जगह 30% पहले हमारा जितना पैसा था 27% लोन से था, आगे भी पैसा 30% हमारा लोन से, तो ये नेगेटिव चीज है। लोन नहीं बढ़ना चाहिए, परसेंटेज ये घटनी चाहिए। करंट लायबिलिटी वेट की जगह 9 हो रही है, ये भी नेगेटिव साइन है सर। उधार ज्यादा ले रहे हैं हम, पेमेंट जल्दी नहीं कर रहे, पेमेंट डिले कर रहे हैं, तो हम कैश डिस्काउंट तो नुकसान कर रहे हैं उसका और रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। तो ये कंपेयर करके डिसीजंस लेने होते हैं, एनालिसिस करनी होती है। बस ये एनालिसिस वाला पोर्शन है, ये हमारे कोर्स के अंदर नहीं है। हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ जूनियर लेवल वाला काम है कि कैलकुलेशन करके देना। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जॉब करना स्टार्ट करोगे, जूनियर लेवल से स्टार्ट करोगे, आपको सीनियर ही कैलकुलेशन करने को देगा, आप कैलकुलेटर को दे दोगे, फिर वो इसको स्टडी करेगा, एनालिसिस करेगा और अपनी इंफॉर्मेशन निकालेगा, कुछ कंक्लूजन निकालेगा। जब आप सीनियर हो जाओगे तो फिर आप जूनियर को कैलकुलेशन करने के लिए दोगे और ये एनालिसिस आता है। लेवल पर एनालिसिस नहीं है, ये हम सीनियर एमबीए करते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, वहाँ पर एनालिसिस करते हैं, ये कंक्लूजन निकालो। ये बताओ इस कंपनी में आप किस पॉइंट्स कि आप किस पर पैसा लगाना चाहोगे इस कंपनी में, और पॉइंट्स रीजन ये कंपनी पैसा नहीं लगाना चाहोगे। हाँ जी, चलिए आते हैं एसेट साइड पर। यहाँ पर लिख दिया हमने टोटल। सेकंड हेडिंग
एसेट्स, एसेट्स के अंदर पहली हेडिंग नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर दो आइटम दे रखी हैं सर, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स्ड एसेट पहले कितने लिखूं? 25 सर, लास्ट ईयर के पहले, करंट ईयर के बाद। इन्वेस्टमेंट्स लास्ट ईयर के पहले, करंट ईयर के बाद। हमारी दूसरी और आखिरी हेडिंग करंट एसेट्स, इसकी सब हेडिंग की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम हेडिंग के सामने ही अमाउंट लिख रहे हैं। टोटल एसेट टोटल लायबिलिटीज मैच करनी ही चाहिए डेफिनेटली, फिर भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं टोटल करके, ये वाला लिखने में मिस्टेक हो जाती है। जहां जहां आपको मौका मिले एग्जाम में क्रॉस चेक करने को मिस्टेक तो नहीं करी, डेफिनेटली इसको यूज करें। जैसे बहुत बच्चे बैलेंस शीट की एसेट्स है टोटल कर लिया, टोटल वही लायबिलिटी साइड में लिख लिया कि टाइम बच जाएगा, टाइम नहीं बचा रहा है, अपरेशन चल रहे हैं, टोटल चेक करो एसेट लायबिलिटी का दोनों का, मिस्टेक होगी तो पता लग जाएगी, और टोटल सही आ रहा है तो कॉन्फिडेंस बनेगा कि हमने सही करा। सेम काम करना सर आपको इसमें भी, परसेंटेज कैलकुलेट करें तो हम 18 के पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे, 25 लाख अपॉन 54 लाख 50,000 इनटू 100 डिवाइड के सामने। सो ये भी 25 था, ये भी 25 था, तो यहां से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। पहले भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम था, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम। 15 लाख अपॉन 54 लाख से 100, 15 लाख से यहां पर भी था, ये थोड़ा सा हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहां से 7.5। नेक्स्ट 14 लाख से यहां पे 10 था, यहां पे 450 था, तो दोनों को ऐड कर सकते हो यहां पर आप, और इन दोनों कैटेगरी को जोड़ दो और यहां लिख दो। यहां पे 10 था, यहां पे 450, टोटल 1450 होता है, तो 18.4 और 8.3 26.7। हाँ जी, नोट नंबर का कोई यूज नहीं होता, कोई भी नोट नंबर नहीं, मतलब एग्जाम में तो नहीं। नोट नंबर का यूज क्या है सर, जब कंप्लीट एक कई पेजों की बैलेंस शीट पीएनएल बनेगा तो हर एक का नोट नंबर लिखा जाएगा, वो नोट नंबर मेंशन किया जाएगा। एग्जाम में कई पेजों वाला क्वेश्चन मिलेगा नहीं हमें, इस नोट नंबर यूज नहीं। जब ये क्वेश्चन ग्रेजुएशन में करेंगे हम, उसमें नोट नंबर का यूज आएगा, क्योंकि पूरा ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा, डिमांड दे रखी होगी, बैलेंस शीट पीएनएल, मतलब 5-6 पेजों का आंसर जाता है उसमें, तो नोट नंबर मेंशन किया जाता है। हमारे कोर्स के अंदर 12th क्लास में कंप्लीट बैलेंस शीट या पीएनएल बनाने के लिए नहीं है। सेम काम सा नेक्स्ट ईयर करना है आपको एसेट साइड में, 35 लाख अपॉन 52 लाख इनटू 90, पहले तो ऊपर खानी सर मैथ करनी पड़ेगी इस बार, तो शॉर्टकट नहीं मिलेगा। बताएं, सॉल्व करें, विकास आपने करना है। $35 lakh divided by 52 lakh multiply by 100। $67.3। नेक्स्ट करेंगे 10,50,000 डिवाइड बाय 52 लाख मल्टीप्लाई बाय 100।
बताएं जी बाकी सब भी। टू 0.1 तो 20.19 है। नेक्स्ट 6,50,000 डिवाइड बाय 2,20,000 12.8 12.8 बाकी सब चेक करें, कंफर्म करें सही है कि नहीं। आप नहीं कर रहे, बिना पहन देख के नहीं करना ना, खुद करना। सर 100.29 था। ज़्यादा आ रहा, 12.5 आ रहा था। वो किसने नहीं करा लास्ट वाला? 12.5 ही आएगा। चलिए कंपेयर एसेट साइड। लास्ट ईयर फिक्स्ड एसेट में हमारा 45% पैसा लगा हुआ था, इस साल फिक्स्ड एसेट में हमारा 67% पैसा लगा हुआ है। इसका मतलब कंपनी एक्सपेंशन की तरफ है, फिक्स्ड एसेट बढ़ा रही है, मशीन खरीद रही है, बिल्डिंग खरीद रही है, इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है सर। ये पॉजिटिव साइन कॉम्पेंसेट कर देता है इस लोन बढ़ने वाले पे। अगर फिक्स्ड एसेट बढ़ रही है बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा लोन बढ़ रहा है, तो फिर कंपनी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोन बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सर इन्वेस्टमेंट, लोन में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, हमारी कम हो रही है 27 से 20%। इसका मतलब हमने इस साल इन्वेस्टमेंट से करी, तो हम पीएनएल में चेक कर सकते हैं। अदर इनकम में अगर गेन हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और पीएनएल के अगर एक्सपेंस में, अदर एक्सपेंस में दिख जाएगा लॉस ऑन सेल है तो नेगेटिव पॉइंट है, तो वहां से पीएनएल से हम इसको क्रॉस चेक करेंगे कि प्रॉफिट पे बेचा कि लॉस पे बेचा। करंट इन्वेस्टमेंट सर, जो करंट एसेट्स हैं वो 26% से घट करके 12% रह गई है। करंट एसेट्स के घटने में कोई परेशानी नहीं है, करंट एसेट्स कोई हमें इनकम जनरेट करके नहीं देती। हमने करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो भी पढ़ी है, तो उसकी आइडियल रेशियो से 2:1 है, 1:1 है, हायर द बेटर रेशियो नहीं है। करंट रेशियो से कोई इनकम जनरेट नहीं होती सर हमें। एक्स्ट्रा कैश रखो कोई कमाई नहीं होगी, एक्स्ट्रा स्टॉक रखो कोई कमाई नहीं होगी, डेटर्स में उधार सामान बेचते रहो, डेटर्स पे जो पैसा ब्लॉक है उससे कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स में कोई हमें इनकम नहीं होती, ये इनकम जनरेटिंग एसेट नहीं होती। फिक्स्ड एसेट होती है इनकम जनरेटिंग एसेट, और मशीन लगाओगे और बिल्डिंग खरीदोगे तो इससे हमारी इनकम इंक्रीज होगी। करंट एसेट से इनकम इंक्रीज नहीं होगी, तो इसका घटना कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं पड़ता। क्लियर हो गई जी बात? Yes. आपने देखा सर 18 सॉल्व करना है तो सिर्फ 18 की फिगर पर ही ध्यान देना है, 19 सॉल्व करना है तो 19 की फिगर पर भी ध्यान देना है। ऐसा भी देखा गया है टेस्टों में, क्वेश्चन में कंपैरेटिव मांगा है और बच्चे टेस्ट में कॉमन साइज बना के आ गए। जो कॉमन साइज मांगा है कंपैरेटिव बना के आ गए, तो उसका बड़ा ही ध्यान से अलर्ट होकर के पढ़ना। क्वेश्चन में कंपैरेटिव मांगा है तो हमें चेंज वाला अमाउंट दिखाना होता है। पहले इन दोनों को माइनस करके एब्सोल्यूट चेंज, फिर चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100 करके परसेंटेज चेंज, ये कंपैरेटिव वाला काम करना। अब क्या काम किया हमने कॉमन साइज वाला, कि इस ईयर को और इस ईयर को कॉमन बना दिया है, कॉमन बना दिया है बेस। अब हम इजीली कंपेयर कर पा रहे हैं कहां पे पैसा बढ़ा है या कहां पे पैसा कम हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने करके दिखाना, उसके बाद जा सकते हैं। छुट्टी हो चुकी है मेरी साइड से, आप लोग लेट कर रहे हैं। एक डाउट था इनका कि सर कुछ क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ, तो सर 25 लाख को मैं ऐसे लिखूं या इसको ना लिखूं, उससे क्या फर्क पड़ जाता है? प्रैक्टिकली क्या होता है, जब बैलेंस शीट आती है प्रैक्टिकल लाइफ में, जब पब्लिश होती है तो रुपीस इन करोड़ लिखा होता है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट का मतलब लैक्स हो जाता है।
तो प्रैक्टिकल लाइफ में डेसिमल इसीलिए आते हैं। एग्जाम में रुपीज इन लाख नहीं है, रुपीज इन करोड़ नहीं है, तो डेसिमल के बाद अगर डबल जीरो है तो आप इसे डेफिनेटली इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर हो गया बात? आप कुछ पूछ रहे थे? सर जैसे कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं है शेयर होल्डर्स फंड की जैसे दो है शेयर कैपिटल और यूनिट फंड, तो सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड नहीं दे रहे हम परसेंटेज और वोटिंग जितना है तो आंसर के अंदर है ना, हाँ वो मिस्टेक, आंसर के अंदर सिर्फ 50 आंसर दे दी, फिर हमें लगा कैलकुलेट करना सही क्या था ये बच्चे ने पूछा आंसर। सर इसमें नॉन स्टोर अकाउंट भी दिया हुआ है। जब एक आइटम का ओपिनियन में से नोट्स अकाउंट वाला कौन सा